जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। द डे इन हिस्ट्री के आज की इस सीरीज में हम लेकर आए हैं 12 सितंबर के कुछ ऐसे हिस्ट्री फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर देते हैं अपनी इस सीरीज को और देखते हैं कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा है 1959 में द देन सोवियत यूनियन रॉकेट लूना 2 रीच्ड ऑन द मून। यानी जो सोवियत यूनियन था उस समय, जो आज बढ़ चुका है काफी एरियाज में, काफी देशों में, उस समय सोवियत संघ था, उसने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था लूना 2 और ये चांद पर पहुंचा था। 1959 की ये बात है, लेकिन ये क्रैश हो गया था। हालांकि ये सही से नहीं पहुंच पाया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, लूना 2 की बात करें तो लूना 2 से पहले लूना 1 को भी लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने, और ये भी मून पर सही तरीके से नहीं लैंड हो पाया था, ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो लूना 2 के जरिए जो था, ये लूना 2 पहला ऐसा था जो फर्स्ट मेन मैन मेड था क्राफ्ट, जो कि सरफेस पर मून पर पहुंचा था। बट इसका एक और नाम भी है, इसको लूनिक 2 भी इसको बोलते हैं, लूनिक 2 भी इसका नाम था, ऐसा भी इसको हम लोग बोलते हैं लूना 2 को। देखिए, सोवियत यूनियन ने लूना प्रोग्राम चलाया था, उसमें लूना 1 और लूना 2 दोनों ही भेजे थे। बट जो मिशन था लूना 2, इसी ने एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हुई थी कि जो चांद है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना अधिक अच्छा नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। वो सबसे पहले लूना 2 ने ही, इस मिशन के द्वारा ही हम लोग को पता लगा था। तो ऐसा लूना 2 मिशन था जो सोवियत यूनियन का था, जो चांद पर पहुंचा था। उसके बाद की कहानी हम जानते हैं। अमेरिका ने फिर अपोलो 11 भेजा था, जिसके द्वारा मून पर पहला व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। वो अमेरिका का मिशन था। और उससे पहले रूस ने ये भेजा था, यानी सोवियत यूनियन ने भेजा था लूना 2, इससे पहले लूना 1 भेजा था। हालांकि इसमें कोई इंसान नहीं पहुंचा था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 1987 में जो इथियोपिया देश है, इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, इथियोपिया ने अपना संविधान को अपना लिया था। तो देखिए, इथियोपिया की अगर बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया आपको, ये जो लाल घेरे में आपको दिख रहा है यही है इथियोपिया। इसको एक्चुअली हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, यानी जो अफ्रीका का सींग भी इसको बोला जाता है। देखिए, आप दिख रहा होगा, लगभग लगभग सींग जैसा दिख रहा है ये देश। तो अफ्रीका में ये देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अदीस अबाबा इस तरीके से लिखते हैं, अदीस अबाबा ये इसकी राजधानी है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। अगर इथियोपिया की मुद्रा की बात करेंगे तो इथियोपिया की जो मुद्रा है वो बिर नाम की मुद्रा है इसकी, BIRR, बिर इसका नाम है मुद्रा का, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इथियोपिया जो है ना, वो इथियोपिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। एक्चुअली अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो निवास करती है नाइजीरिया में। और नाइजीरिया के बाद जो दूसरी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीकन रीजन की, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वो हमारी इथियोपिया ही है। ये आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। और दूसरी एक बात और भी है कि देखिए, इथियोपिया जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, यानी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक आर्किटेक्चर हैं, बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर हैं जिनके लिए इथियोपिया जाना जाता है। यूनेस्को की भी अगर लिस्ट की बात करें तो अफ्रीका में यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इथियोपिया सेकंड नंबर पर आता है, जहां पे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो इथियोपिया में ही है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में यही वो देश है जहां पर सबसे अधिक सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को द्वारा निर्धारित की गई है। तो ये भी एक पॉइंट इथियोपिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसकी पहचान जो है वो इसी सांस्कृतिक महत्व से इंपॉर्टेंट हो जाती है, अफ्रीका के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। अगली बात कर लेते हैं। 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डनेस जल डबरू मध्य था, यानी डार्डनेस जो स्टेट था उसको तैर कर पार किया था। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये मिहिर सेन जी हैं जो जाने माने इंडिया के लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर हैं, जो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही फेमस हैं। इनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है एज अ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर, यानी विश्व के सबसे महान लंबी दूरी के तैराक के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले इंडियन भी हैं, ये पहले इंडियन तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को 1958 में तैरकर पार कर लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले इंडियन कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को 1958 में तैरकर पार किया था, तो वो भी मिहिर सेन ही हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मिहिर सेन जी के बारे में एक रिकॉर्ड और भी है, एक रिकॉर्ड इन्होंने और भी बनाया है। इन्होंने एक ही वर्ष में, यानी जो एक कैलेंडर वर्ष होता है उसी वर्ष में
5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये भी ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु स्विम द ओशंस ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स इन द 1 कैलेंडर ईयर, यानी एक साल में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने का रिकॉर्ड भी मिहिर सेन जी के पास है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी इन उपलब्धियों की वजह से ही भारत सरकार ने इनको कई पुरस्कार भी दिए हैं। पद्मश्री पुरस्कार इनको 1959 में मिला था। इसके बाद 1967 में इनको पद्म भूषण प्राइज मिला था। 1967 की बात करें तो 67 में इनको पद्म भूषण प्राइज मिल गया था और 1967 में इनको ब्लिट्ज नेहरू ट्रॉफी भी प्राप्त हुई थी। तो ऐसी उपलब्धियां इनके नाम में हमेशा से रही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मिहिर सेन जी के माध्यम से अगर बात करें तो भले ही से ये तैराक के रूप में फेमस हैं, लेकिन इन्होंने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस भी की है। मैं आपको बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस की है। और अगर पेशे की बात करें तो पेशे से ये बिजनेसमैन भी भारत में रहे हैं। सिल्क एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस था और इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी जो कंपनी थी उसे वर्ल्ड फेमस कंट्री के रूप में भी दर्जा दिया था, यानी इंडिया की मोस्ट फेमस सिल्क एक्सपोर्टिंग कंपनी भी इनकी थी। तो ये भी आपको थोड़ी बातें इनके बारे में ध्यान में रखनी है। फिलहाल आज की हिस्ट्री की बात करें तो आज ही इन्होंने डार्डनेल्स जो स्टेट था उसको पार किया था 1966 में 12 सितंबर को। ऐसे अपने मिहिर सेन जी के बारे में ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 1786 में इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम के आगे हम सभी जानते हैं इनके बारे में। 1986 से लेकर इंडिया में रहे थे, उसके बाद इंडिया में इनका दोबारा भी आना हुआ था, दोबारा भी ये इंडिया में आए थे। तो 2 बार इंडिया में ये रहे हैं। उसके बाद इंडिया में इनकी डेथ हो गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस ने ही 1791 में यानी 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री एग्जाम्स में हमने देखा है कि पहला संस्कृत विद्यालय किस ब्रिटिशर्स ने इंडिया में खोला था। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। जोनाथन डकन की हेल्प से इन्होंने इसको स्थापित किया था। तो कॉर्नवालिस के नाम में ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी परमानेंट सेटलमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा, हिस्ट्री जब आप पढ़ते होंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी समाधान था उसको लेकर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आए थे। बिहार और बंगाल में इन्होंने भूमि संबंधित ये जो नियम था ये लगाया था और इसके मद्देनजर सारे काम किए थे। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जो वो लेके आए थे। देखिए, कॉर्नवालिस के नाम में एक युद्ध भी जुड़ा हुआ है जो बहुत फेमस युद्ध था, जिसको हम कहते हैं थर्ड वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर, यानी जो आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध था उसमें भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का रोल रहा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तो उसमें अपने कॉर्नवालिस ये शामिल थे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि तीसरा जो मैसूर युद्ध था, कुल मिला के 4 युद्ध हुए थे, आपको पता ही होगा। उसमें से तीसरा जो युद्ध था एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें हमारे श्री कॉर्नवालिस रहे थे और इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी इस पूरे वॉर के बाद। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात और भी, एक सनसेट लॉ भी ये लेके आए थे। सनसेट लॉ उसको बोलते हैं, यानी सूर्यास्त नियम भी एक लेके आए थे। उसमें एक लॉ लगाया था, इसमें एक नियम लगाया था कि जितने भी जो जमींदार लोग हैं वो अगले दिन सूर्यास्त तक जो है सारी लगान को दे दें, वरना उनकी जमीनें जब्त हो जाती थी। ऐसा करके एक नियम भी लेके आए थे। सनसेट लॉ फेमस है लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम में। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 2007 में रूस ने नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम को टेस्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखिए देखिए न्यूक्लियर बम के बारे में हम सभी जानते हैं, न्यूक्लियर बम क्या करता है और कितना विस्फोटक होता है, कितना ज्यादा नुकसान करता है जान माल का, हम सभी को मालूम है। बट जो नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम है, जिसको हम इको फ्रेंडली बम भी बोल सकते हैं, तो ये क्या करता है, ये एक तरह की देखिए थर्मो ओबेरिक बॉम्ब इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, प्रेशर वेव यानी जो दाब तरंगे होती हैं उनको जनरेट करता है और उन प्रेशर वेव की वजह से जो आसपास का माहौल होता है उसमें नुकसान होता है। वहां पर जो लोग होते हैं और जो और चीजें होती हैं उनका नुकसान ये यहाँ पर कर देता है। तो ऐसा प्रेशर बम का टेस्ट किया था रूस ने 2007 में। इसके बाद से हालांकि रूस और भी कई तरह के बम का टेस्ट कर चुका है। एक फादर ऑफ ऑल बम, इसने एक बम का टेस्ट किया था जो बहुत ही घातक बम था। हालांकि ये न्यूक्लियर बम नहीं था, बट इसकी शक्ति जो थी वो न्यूक्लियर बम से भी अधिक थी। तो ऐसा फादर ऑफ ऑल बम भी रशिया ने टेस्ट किया था 2007 के बाद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1931 की बात कर लें तो 1931 में आज का दिन फेमस था गोलमेज सम्मेलन के लिए। गोलमेज सम्मेलन दूसरा जो था वो शुरू हुआ था 1931 में आज के दिन, जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से।
देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन टोटल मिला के 3 हुए थे और इनका मकसद बस यही था कि जो भारतीय संविधान है उसको कैसे बनाया जाए और भारत में कैसे शांति व्यवस्था को लागू किया जाए। जो यहाँ पर क्रांतिकारी ग्रुप था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीधे-सीधे दो-दो हाथ कर रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफ़ी नुकसान हो रहा था। भारत में भी बहुत अशांति थी उस समय, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये आयोजन कराया था गोलमेज सम्मेलन का। 3 गोलमेज सम्मेलन टोटल हुए थे, 1930 से लेकर 1932 तक ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें भारत से कई सारे नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था, कई सारे नेताओं ने इसमें भाग लिया था। चर्चा के विषय वही थे कि भारत में साइमन कमीशन, देखिए आपने सुना होगा साइमन कमीशन जब आया था तो उसका काफी विरोध हुआ था, तो उसके संबंध में यहाँ चर्चा हुई थी किस तरीके से उसके ऊपर डील करना है, कौन कौन से उसके जो पॉइंट है उसको हटाने हैं और लगाने हैं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे करना है या किस तरीके से करना है, तो उन सब के लिए यहाँ पर बात हुए थे। कुल 3 हुए थे ये 1930, 31 और 32 में। इसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हमारे महात्मा गांधी जी गए थे, साथ में बी आर अम्बेडकर जी भी गए थे, इसमें इसमें ही शामिल हुए थे वो, और उन्होंने भी अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे थे। तो ऐसा आपको ध्यान में इसमें रखना है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। दूसरा हुआ था आज जिसमें महात्मा गांधी गए थे। ये कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन चुका है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है 1873 का। तो इसमें पहला जो प्रैक्टिकल टाइपराइटर था वो ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए टाइपराइटर की अगर बात करें तो टाइपराइटर देखिए ये सामने मैंने बनाया है, जो पहली बार ये आया था इसमें दो अमेरिकन का नाम को ध्यान रखना है, एक का नाम था शोलेस और एक का नाम था ग्लिडन। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, ग्लिडन, ठीक है। तो इनके द्वारा जो प्रपोज्ड टाइपराइटर था वही ये टाइपराइटर है। इसको अगर आप देखें तो एक पियानो की तरह लग रहा है और साथ में एक टेबल की तरह आपको नजर आ रहा है, तो काफी बड़ा टाइपराइटर था उस समय के जमाने में ये। तो पहला बार ये 1873 में इसको ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया गया था। हालांकि इसको लॉन्च करने का सन 1868 है, 1868 में इसको लॉन्च कर दिया गया था 1868 में। उसके बाद 1873 में इसको ग्राहकों के लिए बेचना शुरू कर दिया गया था। नाम पूछे किसने इसको लॉन्च किया था, तो शोलेस और ग्लिडन नाम के दो अमेरिकन थे। इनके साथ और भी कई लोग थे लेकिन प्रमुख लोगों में इन्हीं का नाम आता है, शोलेस और ग्लिडन। इन्होंने ये पहला प्रैक्टिकल टाइपराइटर 1873 में ग्राहकों के लिए बेचने के लिए शुरुआत कर दिया था। उसके बाद हालांकि काफी इसमें इंप्रूवमेंट हुआ और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास तो टाइपराइटिंग की यानी टाइपिंग की बहुत अच्छी स्किल्स हमारे पास आ चुकी हैं, तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। उस समय इतना बड़ा टाइपराइटर लॉन्च किया गया था पहली बार 1868 में और फिर ग्राहकों के लिए 1873 में इसको खोल दिया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1991 की। तो द स्पेस शटल डिस्कवरी टुक ऑफ एन मिशन टू डिप्लॉय एन ऑब्जर्वेटरी दैट वाज टू स्टडी द अर्थ ओजोन लेयर, यानी जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है उसको देखने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए एक वेधशाला यानी एक ऑब्जर्वेटरी हमें स्टैब्लिश करनी थी। उसके लिए हमारा जो स्पेस शटल डिस्कवरी है वो एक मिशन पर गया था 1991 में, जो लगभग लगभग 5 दिनों तक हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहा था, अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहा। ओजोन के बारे में कई सारी उसने अपनी जानकारी निकाली, ओजोन में कहाँ कहाँ छेद हुआ है, कहाँ कहाँ उसमें होल है या कहाँ कहाँ पे वो डिप्लीट हो गई है, ऐसी कई सारी उसने बातें वहां पर बताई थी। और 5 दिनों तक करीब ये ऑर्बिट किया था, उसके बाद ये वापस धरती पर आ गया था। तो ऐसा एक मिशन शुरू किया गया था स्पेस शटल डिस्कवरी के द्वारा। देखिए मिशन की अगर बात करें तो मिशन का नाम STS-48 था, STS-48, ठीक है। इस मिशन को लेकर जो हमारा स्पेस शटल डिस्कवरी है वो गया था, तो इसने ही सारी बातें हमारे ओजोन के बारे में बताई थी 1991 में। हालांकि इसके बाद से कई मिशन और भी जा चुके हैं और इससे पहले भी कई मिशन गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओजोन के बारे में हम सभी जानते ही हैं। हमारा जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, देखिए यहाँ पर अगर मैं पृथ्वी बनाऊं ये, तो पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है तो वो 5 लेयरों में डिवाइड रहता है। अगर पहली लेयर की बात करें तो ये पहली लेयर होती है, इसके बाद फिर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर आती है, फिर तीसरी लेयर आती है। इस तरीके से 5 लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की हैं। तो हमारी जो सेकंड लेयर की एटमॉस्फेयर जो है, जो सेकंड लेयर हमारा एटमॉस्फेयर का, जैसे हम बोल देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से बोल देते हैं, यानी समताप मंडल से बोल देते हैं। तो इस समताप मंडल में ही हमारी ओजोन लेयर होती है, जो हमको मालूम है कि पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये आपको मालूम होगा। तो उसी के लिए जानकारी के लिए 1991 में ये अंतरिक्षयान डिस्कवरी गया था अंतरिक्ष में और इसने सारा मिशन वहां पे किया था।
अगली बात कर लेते हैं 1992 की। तो 1992 में एक शटल था जिसका नाम था एंडेवर। इस एंडेवर शटल में पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला जिनका नाम था मैसी जेमिसन, वो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1992 में अगर पूछे आपसे कि पहली अफ्रीकी महिला कब गई थी अंतरिक्ष में या कौन थी, तो वो मैसी जेमिसन थी जो 1992 में अमेरिका अंतरिक्ष में गई थी। एंडेवर शटल का नाम था जिसके द्वारा वो गई थी। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर पूछे भारतीय में कौन पहले गया था अंतरिक्ष में, तो पहले भारतीय तो आपको मालूम ही होंगे, राकेश शर्मा थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इसके बाद अगर पहले भारतीय महिला की बात करें जो अंतरिक्ष में गई थी, तो पहली भारतीय अमेरिकी थी, उनका नाम था कल्पना चावला। ये बहुत फेमस नाम है, भारत का बच्चा बच्चा इस नाम को जानता है। ये गई थी अंतरिक्ष में, परंतु कोलंबिया जो यान था उसमें वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सभी चालक सदस्य, 6 के 6 जो सदस्य थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हमारी कल्पना चावला की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये भारतीय पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी अमेरिकी यान कोलंबिया से। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आज के कुछ ही हिस्ट्री पॉइंट हमने देखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।